तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और बहुत लंबे अंतराल के बाद आज हम लोग फिर से आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। प्रश्न काफ़ी शानदार हैं। आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करके बहुत अच्छा लगने वाला है और साथ ही बहुत सारी नई नई बातें भी जानने को मिलेंगी। और ये पॉइंट्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और रिविज़न भी करना है, साथ ही नई चीज़ों को सीखना भी है। तो चलिए बच्चा लोग, शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि गलत है। आप लोगों को बताना है राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान आप सभी के लिए। फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करने पर कम हो गई थी। क्या ये बात सही है कि वो एक जमींदार परिवार के हैं जिनके ऊपर चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करने से जो है कम हो गई थी? तो आपको बताना है क्या ये बात सही है। दूसरा, उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और अस्थायी ईश्वर एकवाद दोनों का अध्ययन किया था। तीसरा है, उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। और चौथा ऑप्शन, उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 ईस्वी में हुई थी। अब बताएंगे बच्चा लोग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सत्य नहीं है। और आप सभी को पता है कि वो कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट है और आप सभी को राजा राम मोहन राय के बारे में पता ही होगा। भारत में नव जागरण के अग्रदूत थे और साथ ही इन्होंने बहुत सारे सुधार आंदोलन चलाए थे। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, साथ ही भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। एकेश्वरवादी और बेहतरीन दृष्टिकोण, बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छे वर्क भी किए हैं इन्होंने। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपका पहला जो है ये सत्य नहीं है। आपको असत्य ही बताना था। राजा राम मोहन राय ऐसे संभ्रांत वर्ग के नहीं थे जिससे कि स्थायी बंदोबस्त लागू करने से उनकी शक्ति में कमी आई हो, इसलिए आपका ये पहला बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा सही है, उन्होंने वेदांत की अद्वैतवाद और अस्थायी ईश्वर के एकवाद दोनों की बात की है। और साथ ही उन्होंने उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया है। और उन्होंने संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आत्मीय सभा की स्थापना की और कब किया है ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किया था आत्मीय सभा की स्थापना। किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण क्या है? आप सभी को पता है इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। कथन है, राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, आपको बताना है 1 सेकेंड बच्चों इसमें, हाँ ठीक है, चलिए बताइएगा। राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिज्म में अनेक ईश्वरों में विश्वास के विरोध में तथा एक ईश्वर की उपासना के पक्ष में प्रभावशाली तर्क दिया था। क्या ये बात सही है कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है गिफ्ट टू मोनोथिज्म? क्या इसमें उन्होंने अनेक ईश्वर की जो विश्वास है इसका विरोध करके एक ईश्वर की उपासना की बात की? दूसरा, राजा राम मोहन राय अपनी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया। आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला कह रहा है दोनों बातें जो है कथन अलग अलग हैं, यानी कि सत्य हैं, और कथन प्रथम द्वितीय कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। और दूसरे में कह रहा है कि दोनों कथन जो हैं वो सही हैं लेकिन कथन की स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। और तीसरा है कि कथन सत्य है लेकिन कारण जो है वो गलत है। और चौथा कह रहा है कि प्रथम जो कथन है वो गलत है और दूसरा जो है वो सही है। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सत्य हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। आपके सामने कथन कारण दोनों दिए हुए हैं और आपको दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और फटाफट उत्तर दे देना है। और ये चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, निश्चित तौर पे याद रखेंगे कि यहाँ पे दोनों बातें तो सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। राजा राम मोहन राय ने पुस्तक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिज्म, यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसमें उन्होंने क्या किया है, एकेश्वरवादी होने की बात की है, एक ईश्वर की प्रार्थना करने की बात की है। साथ ही राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस
ये पुस्तक भी लिखी है जिसमें उन्होंने जो न्यू टेस्टामेंट है इसके जो नैतिक और दार्शनिक संदेश हैं इनको पृथक करने का प्रयास किया था। तो याद रखिए बच्चों, दोनों बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये कहीं से भी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका दूसरा बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? इसमें से कौन सा आपका है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है? पहला आत्मीय सभा, दूसरा है ब्रह्म समाज, तीसरा है दोनों और चौथा है कि कोई नहीं। तो निश्चित ही आप सभी को पता है, वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने अभी देखा था आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में इन्होंने किया था, और ब्रह्म समाज की स्थापना आप सभी को पता है कब किया है इन्होंने? 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं, बेहद इजी क्वेश्चन है। और प्रार्थना समाज की स्थापना आप सभी को पता है, ये कब की घटना है? 1867 का। ये पूछा जाता है बच्चा लोग, कब किया गया प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था इसकी स्थापना, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में किया था। साथ ही अगर आ जाए आर्य समाज तो वो घटना आपका हो जाएगा 1875 ईस्वी का, जब आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे बच्चा लोग, ये सारे ईयर्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बेहद आसान है, और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि निम्नलिखित में से किसने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट उत्तर दे दीजिए। आपका पहला है केशव चंद्र सेन, दूसरा है देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है विजय कुमार गोस्वामी। निश्चित ही इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि राजा राम मोहन राय ने ही 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और क्यों किया था इसकी स्थापना? एकेश्वरवादी मत के प्रचार प्रसार के लिए किया था कि एक ही ईश्वर को मानिए, बहुत सारे ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के बारे में क्या सही नहीं है। एक बात याद रखिएगा, ब्रह्म समाज में सारी अच्छी चीज़ों को लिया गया है और वो सारी चीज़ों का विरोध किया जो सही नहीं है। तो इसमें से जो अच्छी चीज़ नहीं होगी वो ब्रह्म समाज का नहीं होगा, और जो अच्छा होगा वो ब्रह्म समाज का होगा। तो निश्चित ही पहला है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। क्या ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था? दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या किया, इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। क्या ये बात सही है कि इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए, यहाँ पे होना चाहिए था व्याख्या करने के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया? इन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या सिर्फ पुरोहित या ब्राह्मण नहीं कर सकते, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। क्या ये बात सही है? तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। क्या ब्रह्म समाज ने इस बात का प्रचार प्रसार किया कि जो वेद हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है? और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो गलत ना हो, यानी कि सभी सही हैं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही नहीं है ब्रह्म समाज के बारे में। और निश्चित ही आप सभी को इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि त्रुटिहीन है वेद, इस पर विश्वास कीजिए, इसका कोई प्रचार प्रसार इन्होंने नहीं किया है। पहला बिल्कुल सही है, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। दूसरा भी सही है कि धार्मिक ग्रंथों के व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की ज़रूरत नहीं है, उनकी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ब्रह्म समाज कहता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये वेद जो है त्रुटिहीन है, ऐसी कोई बात नहीं की है ब्रह्म समाज ने। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, बेहद आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी के लिए जो है बहुत ही बढ़िया है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्यपुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? वर्ण परिचय के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है, आपको ये बताना है। एक बंगाली पुस्तक है जिसका नाम है वर्ण परिचय, आपको बताना है इसके बारे में क्या सही है। पहला, इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा है। क्या ये पुस्तक राजा राम मोहन राय का है? दूसरा, यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। तीसरा, दोनों बातें सही हैं, और चौथा कि कोई सही नहीं है। आप फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, कौन सा बात जो है बंगाली पाठ्यपुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है, ये आपको बताना है। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें केवल और केवल दूसरा सही है।
राजा राम मोहन राय की ये पुस्तक नहीं है। आप लोगों को पता है ऐसी कोई पुस्तक राजा राम मोहन राय ने नहीं लिखा है। ये जो आपका वर्ण परिचय है ये किसने लिखा है ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा बच्चा लोग, ये लिखने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये पुस्तक उस समय का सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाली बंगाली प्रवेशिका है। ये चीज़ तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। और आगे पढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा है जो एक कथन ब्रह्म समाज के बारे में सही नहीं है। निश्चित ही मैंने पहले ही कहा जो अच्छी बातें होंगी वो ब्रह्म समाज में ली गई हैं और जो बातें अच्छी नहीं उसको ब्रह्म समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। पहला, इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा। क्या इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ यानी कि जो सबसे अच्छा है, जो बेस्ट है, जो बेहतरीन है, क्या ये बात सही है। दूसरा, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तीसरा, इसने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया। और चौथा, इसमें पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया गया। बेहद आसान है आप सभी के लिए बच्चा लोग, अभी तक के क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही नहीं है, क्योंकि इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा। नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि वैदिक धर्म ग्रंथों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करने वाले हैं ब्रह्म समाजी। आपका पहला मतलब दूसरा बिल्कुल सही है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है इन्होंने, एक ईश्वर की पूजा के पक्षधर हैं, ये कोई समस्या नहीं है। और पुजारियों, पंडितों या पुरोहितों की मध्यस्थता या उनकी ज़रूरत को इनकार किया है इन्होंने, ये बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन ये आए हुए हैं IAS, PCS और अन्य एग्ज़ाम्स में। सभी एग्ज़ाम में आजकल क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आने लगे हैं। निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन एक निवेशक भारत में स्त्री शिक्षा के लिए सुविख्यात पक्षधर नहीं है। यहाँ पे लिखी हुई कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए काम नहीं किया है, बाकी 3 लोग स्त्री शिक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपको बताना है वो कौन है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। निश्चित ही बच्चा लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, दूसरा है बेगम रुकैया सखावत हुसैन, तीसरा है केशव चंद्र सेन और चौथा है आनंद कुमार स्वामी। बताएंगे बच्चा लोग कौन है इसमें जो स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। और ये भी आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है, फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन है जो स्त्री शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, यानी कि वो किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े होंगे। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है। आनंद कुमार स्वामी जो है, इनका जो मेन ध्यान है, जो इनका मेन वर्क है, ये पश्चिमी जगत को भारतीय संस्कृति के अच्छे पक्षों से अवगत कराना चाह रहे हैं। ये पश्चिमी जगत को चाहते हैं कि वो भारत के अच्छी चीज़ों से अवगत हों और भारत की संस्कृति के बारे में अच्छा सोच रखें, इसलिए ये महिलाओं की शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं। सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी जो है ये बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, बेगम रुकैया सखावत भी जुड़ी हैं और केशव चंद्र सेन तो जुड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आपका चौथा ऑप्शन जो है ये प्रत्यक्ष रूप से स्त्री शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, बल्कि भारतीय दर्शन की अच्छी चीज़ों को पश्चिमी जगत को मतलब उससे परिचय कराने का काम कर रहे हैं ये। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, बेहद आसान है आप सभी के लिए और आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मैडम HP ब्लावत्स्की की थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्काट ये दोनों लोगों ने किया था। 1875 में यह स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है कि इसके बारे में क्या सही नहीं है। पहला है इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया, दूसरा है इसने प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रतिपादन किया, तीसरा इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी और चौथा यह सार्वभौम बंधुत्व के विचार पर मौन थी। अब आपको बताना है कि क्या सही है मैडम HP ब्लावत्स्की के बारे में। बहुत ही बेहतरीन है बच्चा लोग, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो 1875 में जो ब्लावत्स्की हैं और कर्नल अर्काट ने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और आगे चल के 1882 में इसका जो मुख्यालय है ये भारत के मद्रास में भी बन गया था, जिसको आगे बढ़ाया था एनी बेसेंट ने।
तो बच्चा लोग बताएंगे क्या सही नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि क्या सही नहीं है। निश्चित ही बेहतरीन काम कर रहे हैं लोग, तो इनकी सोच संकीर्ण नहीं होगा। ये तो चाहेंगे ही कि सार्वभौम बंधुत्व का जो विचार है ये बढ़े, लोगों के विचार जो हैं वापस में मिले, लोग सामंजस्य के साथ रहें और अच्छी चीज़ों का जो है वो प्रकाश हो, विस्तार हो। निश्चित तौर पे मौन नहीं रहेंगे, ये सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया है, अमेरिका में स्थापित किया गया। इसने प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान के लिए काम किया, बिल्कुल सही है। और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता भी देते हैं, ये भी सही है। और भारत में इसका मुख्यालय 1882 में मद्रास के अड्यार में खोला गया, ये भी सही है। और स्थापना कब हुआ है पहले ही बता दिया आप लोगों को, 1875 में इसकी स्थापना हुई है मैडम ब्लावस्की और कर्नल अर्काट के द्वारा अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा उम्मीद करेंगे। पहला है 1893 में किन विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हो गया था। आर्य समाज में आप देख रहे हैं विभाजन हुआ है 1893 में, लेकिन ये विभाजन हुआ क्यों था। आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आयोग का पूछा हुआ है। पहला है मांसाहार बनाम शाकाहार, क्या मांसाहार और शाकाहार के विषय पर इन दोनों में विभाजन हो गया। दूसरा, क्या जाति प्रथा और विधवा पुनर्विवाह को लेकर जो है विभाजन हुआ। तीसरा है, क्या धर्मांतरित व्यक्तियों के शुद्धिकरण को लेकर विभाजन हुआ था। चौथा, क्या आंग्लिकृत यानी कि अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा पर आधारित शिक्षा को लेकर विभाजन हुआ। और पांचवा है कि उपयुक्त सभी बातें थीं। कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, पूरा उम्मीद है मुझे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा इतनी बारीकी से तो गलतियां करेंगे। याद रखिएगा बच्चा लोग, आजकल एग्जाम में बहुत बारीक बारीक बातें पूछी जाने लगी हैं, अब ऊपरी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो निश्चित ही याद रखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केवल और केवल पहला सही है। मांसाहार बनाम शाकाहार को लेकर के विवाद हुआ था 1893 में आर्य समाज के बीच, और फिर आर्य समाज का विभाजन हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 1893 में मांसाहार और शाकाहार के मुद्दे पर यहाँ पे मतभेद होने से ये विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ईबी रामास्वामी नायंकर, ये किससे जुड़े हुए हैं, किससे संबंध है इनका। पहला है ब्राह्मणवाद के सुधार से, दूसरा कह रहा है स्वाभिमान आंदोलन से, तीसरा कह रहा है निम्न जाति आंदोलन से, और चौथा कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही हो जाएगा, और ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। आपको बताना है कि ईबी रामास्वामी नायंकर के बारे में क्या सही है, और फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। क्या ये ब्राह्मणवाद के सुधार से जुड़े हुए हैं, क्या ये स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हैं, तीसरा है कि निम्न जाति आंदोलन से हैं, और चौथा है ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी यानी कि पहला दूसरा दोनों सही है। और आप एक और ऑप्शन ले लीजिए पांचवा कि आपका दूसरा तथा तीसरा ये दोनों सही हैं। अब बताइए बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। ईबी नायंकर के बारे में कौन सा है जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इनका जो आंदोलन है बेहद फेमस है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये स्वाभिमान आंदोलन और निम्न जाति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। निम्न जातियों का जो शोषण किया जाता है बड़े जातियों के द्वारा, इसी आंदोलन को इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन नाम दिया, या इसी को निम्न जाति आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये कैसा आंदोलन है, निम्न जाति से जुड़ा हुआ आंदोलन है जिसको स्वाभिमान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी कि पांचवा ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया, आपको ये बताना है। बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है ए ओ ह्यूम, दूसरा है आर्थर ग्रिफिथ, तीसरा है एनी बेसेंट, और चौथा है लॉर्ड डफरिन। बताएंगे बच्चा लोग इनमें से कौन है जो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं या नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप सभी को इसका उत्तर पता ही चल गया है। निश्चित तौर पे इसमें आप लोगों को कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। इसके पहले ही हमने डिस्कशन किया कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में कर्नल अर्काट और मैडम ब्लावस्की ने 1875 में किया था।
जिसका मुख्यालय इंडिया में 1882 ईस्वी में खोला गया मद्रास के अड्यार में। और उसकी सदस्य एनी बेसेंट जो हैं, इन्होंने भारत में इस आंदोलन को काफ़ी लोकप्रिय बनाया, विस्तार दिया था। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, एनी बेसेंट जुड़ी हुई हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1850 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी? इनमें से कौन से वो समाज सुधारक हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था खोली थी? पहले हैं बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा है विष्णु शास्त्री पंडित और चौथा है पंडित रमाबाई। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। काफ़ी ये चीज़ें जो हैं बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए याद रहे तो बहुत अच्छा है। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। विष्णु शास्त्री जो पंडित हैं, इन्होंने ही जो है ये काम किया है, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? बहुत आसान है, आज की क्लास देखते देखते ही आपको पता चल चुका है कि स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने किया, कौन विदेशों में इसके प्रचार प्रसार से जुड़ा था और कौन इंडिया में इसके प्रचार प्रसार से जुड़ा था। तो 3 व्यक्तित्व का नाम तो आप लोगों को बिल्कुल रट ही गया है, मैडम ब्लावस्की, कर्नल अर्काट या अल्काट और एनी बेसेंट। आप सभी को पता है कि ह्यूम इससे जुड़े हुए नहीं हैं, ये तो कांग्रेस के संस्थापक हैं, इसलिए आपका दूसरा सत्य नहीं है, बाकी तीनों लोग बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। स्थापना कब हुआ है या शुरू कब किया है? नाम क्या है? राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। किसने इसकी स्थापना की है? पहला है बिशन शास्त्री पंडित, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है पंडित रमाबाई और चौथा है वीरेशलिंगम पुत्तलू। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग का फेवरेट है। निश्चित तौर पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है। और ये जो है विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर देता है। और ये जो है ये आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है, वीरेशलिंगम पुत्तलू ने ये काम किया है। और इनको तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, तेलुगु में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भारत के पुनर्जागरण के पिता राम मोहन राय हैं, मतलब राजा राम मोहन राय, वैसे ही तेलुगु के पुनर्जागरण के पिता हैं वीरेशलिंगम पुत्तलू। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी बंगाल में हुआ है, पहले तो ये याद रखना है। नाम क्या है? फराजी आंदोलन है। किसने इसका नेतृत्व किया है आपको ये बताना है। पहला है टीटू राय, दूसरा है हाजी शरीयतुल्लाह, तीसरा है शाह सैयद अहमद और चौथा है दुद्दू मियाँ। बताएंगे बच्चा लोग, फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया है? पूर्वी बंगाल में हुआ है, ये चीज़ क्लियर है। फराजी आंदोलन नाम है और हुआ कब है ये तो ये भी याद रखिएगा, 1818 ईस्वी में हुआ है। और इसको करने का नेतृत्व या इसके प्रणेता कौन है? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, हाजी शरीयतुल्लाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये इस्लाम धर्म की जो सच्चाई है उस पर जोर देने के लिए आंदोलन लाया गया था पूर्वी बंगाल में 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा बिकॉज ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है।
हेनरी विवियन डेरोजियो, दूसरा है डेविड हेयर, तीसरा है द्वारकानाथ टैगोर और चौथा है प्रसन्न कुमार टैगोर। बताएंगे बच्चा लोग 19वीं सदी के जो तृतीय दशक है उसमें अंतिम जो वर्ष के दरमियान बंगाल के क्षेत्रों में जो बुद्धिजीवी है इनके मध्य एक बहुत ही प्रवर्तनकारी ग्रुप का या संगठन का या आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ जिसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रवर्तक जो हैं वह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये युवाओं के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चहेते थे और इन्होंने बहुत ही रेडिकल आंदोलन चलाया यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। यंग बंगाल आंदोलन यानी कि युवाओं का ये आंदोलन था और ये बहुत ही फेमस आंदोलन था, इसलिए आयोग के द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? इससे आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, ब्रह्म समाज नहीं पूछ रहा है बल्कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है केशव चंद्र सेन और चौथा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? निश्चित ही बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जो ब्रह्म समाज है इसका स्थापना तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन आपको भारतीय ब्रह्म समाज बताना है तो याद रखेंगे 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज से अलग हो करके केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की 1866 ईस्वी में और आगे चल के फिर इसमें विभाजन हुआ 1878 ईस्वी में और फिर इससे बना साधारण ब्रह्म समाज। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज से भारतीय ब्रह्म समाज कब बना है? 1866 में। किसके नेतृत्व में? केशव चंद्र सेन के। फिर इनके भारतीय ब्रह्म समाज से फिर से एक बार 1878 में विभाजन हुआ, जो दूसरा विभाजन था, और ये आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में हुआ जिसका नाम पड़ा साधारण ब्रह्म समाज। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था। पहला है बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन था, दूसरा है गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था, तीसरा है महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था और चौथा है पंजाब में एक किसान आंदोलन था। बताएंगे बच्चा लोग सत्य समाज जो संगठित हुआ था ये किस लिए हुआ था, क्या ज़रूरत थी सत्य समाज शोधक समाज की? और आप सभी को पता होगा कि सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। और कब किया था? 1873 में। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। और ये किस लिए आया था? तो इसकी स्थापना जो है ये महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था और जिसने जाति जो समाज में कुरीतियाँ थी, जाति पाति को लेकर के जो मूर्ति पूजा था, जो कर्मकांड था, जो पुजारियों का वर्चस्व था, इन सभी को लेकर के ये क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। कौन है प्रणेता? ज्योतिबा फूले। 1873 में सत्य शोधक समाज के महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कोट आधारित है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है? आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, क्या इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया है? दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, क्या इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया है? और तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, क्या इसके प्रणेता E.V. रामास्वामी नायकर हैं? बेहद आसान लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए और इसका उत्तर मेरे सभी बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस प्रश्न है। तो याद रखिएगा क्या सही है, इसका स्थापना वर्ष भी जान लीजिए। इसकी स्थापना जो हुआ है वो हुआ है 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता जो संगठन है इसकी स्थापना किया गया है या विरोधी लीग है। और अखिल भारतीय किसान सभा ये 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि स्थापना कब हुआ था। और आत्मसम्मान आंदोलन 1920 की घटना है।
और आप पता है कि ये सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता आंदोलन की स्थापना किया था और आपका ये 1936 है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये चीज़ भी याद रखिएगा बच्चा लोग। और इसकी स्थापना जो है वो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में 1936 में हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन अभी आपने पढ़ा ही कि ईवी रामास्वामी के द्वारा चलाया गया था, जो निम्न जाति से जुड़ा हुआ है और ये घटना 1920 का है। तो ये ईयर भी पूछा जाता है, इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं और कौन इससे जुड़ा हुआ है या नहीं है। ये सारी बातें बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। अगर सारी बातें क्लियर रहेंगी तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्न में से केशव चंद्र सेन का संबंध किसकी स्थापना से है? इसमें से कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना से केशव चंद्र सेन जुड़े हुए हैं? अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए कि किसकी स्थापना से जुड़े हुए नहीं हैं, से नहीं हैं, नहीं जुड़े हैं। कौन से ऐसा इसमें आपका संगठन है जिसकी स्थापना से केशव चंद्र जुड़े हुए नहीं हैं? और आपको बताना है क्या कोलकाता यूनिटेरियल कमेटी के ये संस्थापक नहीं हैं। दूसरा, क्या टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन के संस्थापक नहीं हैं। क्या इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से संस्थापकों में नहीं हैं। और क्या ये सभी ऐसे हैं जिसकी स्थापना उन्होंने नहीं किया है? बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन नई नई बातें जब मिले तो उनको ज़रूर देखना है, उसको याद करना है और बार बार रिविज़न करना है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि किससे जो है नहीं जुड़े हुए हैं आपके केशव चंद्र सेन। तो निश्चित ही बच्चा लोग आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये केशव चंद्र सेन से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो घटना है ये 1823 में इसकी स्थापना किया गया है, जिससे राजा राम मोहन राय जुड़े हुए हैं। राजा राम मोहन राय जुड़े हुए हैं। इससे द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कौन है याद रखिएगा, द्वारिकानाथ टैगोर हैं और विलियम एडम हैं जो कोलकाता यूनिटेरियल की स्थापना कर रहे हैं। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन जो है ये केशव चंद्र सेन से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना जो किया गया था ये याद रखिएगा 1868 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में किया गया था। ये दोनों काफ़ी करीबी हैं और इसी 68 और 70 की दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं केशव चंद्र सेन। 1823 में जो कोलकाता यूनिटेरियल कमेटी की स्थापना हुई, इससे राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम जुड़े हुए हैं, ना कि केशव चंद्र सेन। ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों संस्थाएं केशव चंद्र सेन से जुड़ी हुई हैं। टेबरनेकल ऑफ द डिस्पेंसन ये 68 की है और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 की घटना है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के प्रमुख कारण नहीं थे। आपको बताना है कि 1813 के बाद जो ब्रिटिश सरकार है इसने भारत की समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति जो है अपनाई थी, लेकिन इनमें से कौन सा है जो हस्तक्षेप की नीति अपनाने का कारण नहीं है? पहला, ब्रिटिश औद्योगिक नीति की पूर्ति के लिए। क्या वो भारतीय समाज और संस्कृति में इसलिए हस्तक्षेप कर रहे हैं ताकि वो ब्रिटिश औद्योगिक जो नीति है उसकी पूर्ति कर सके? दूसरा, 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों का प्रसार जिससे ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। और तीसरा, भारत का पूर्ण आधुनिकीकरण करना। क्या भारत का पूर्ण आधुनिकीकरण करना चाहते हैं? और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं जो गलत ना हो। आप बताएंगे बच्चा लोग, कॉमन सेंस का प्रश्न है। आप सभी को पता है अंग्रेज़ भारतीयों के लिए कुछ यूं ही अच्छा करने वाले नहीं हैं। वो जो भी करेंगे वो सिर्फ अपने बारे में सोच के करेंगे। बाय मिस्टेक कुछ अच्छा हो जाए भारतीयों के लिए तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कभी जानबूझ के तो अच्छा नहीं करेंगे। तो क्या इसलिए हस्तक्षेप करेंगे कि भारत का पूरी तरह से आधुनिकीकरण हो जाए? बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। पहला सही है कि भारत में वो अपनी औद्योगिक हितों की पूर्ति करना चाह रहे थे, इसलिए हस्तक्षेप कर रहे थे। भारतीयों को अपनी संस्कृति की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ आकर्षित करना चाहते थे, हमारी चीज़ों में कमियां निकालना चाहते थे। और 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन और यूरोप में नए विचारों का प्रसार हो रहा था जिससे ब्रिटिश दृष्टिकोण प्रभावित था और वो चाहते थे ये विचार भारत में भी आए, भारतीयों के अंदर भी आए,
क्योंकि हमारे यहाँ के समाज सुधारक जो लगे हुए थे नए नए विचार को लाने के लिए, इसलिए उन्होंने थोड़ा मदद किया, लेकिन आधुनिकीकरण करना चाहते थे, ऐसी कोई बात नहीं, ये इसका रीज़न नहीं है। बाकी ऊपर की दोनों बातें हैं, इससे उन्हीं को फ़ायदा होने वाला था, इसलिए उन्होंने उतना ही मदद किया जिससे कि उनको फ़ायदा हो। लेकिन जैसे लगा कि इससे हमें नुकसान हो रहा है, 1857 की क्रांति में उन्होंने ये भी बंद कर दिया था। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है? कौन सा है जो सही है? बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस का है। अगर बारीकी से पढ़ा है तो सॉल्व कर लेंगे, अगर बारीकी से नहीं पढ़ा है तो आज आपको वो बारीकियाँ पता चल जाएंगी। पहला है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे। दूसरा, रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर 1800 ईस्वी तक 1800 ईस्वी तक आने लगा नया दृष्टिकोण भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था। और तीसरा कह रहा है कि दोनों बातें सही हैं, और चौथा कह रहा है कि कोई बात सही नहीं है। बताएंगे भी, चलो कौन सा है जो कि सही है। यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा है तो अपने कॉमन सेंस का उपयोग अगर करते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है लगेगा कि हाँ सही है आपकी अपनी सोच से, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि क्या जो है वो सही नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इसमें से कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ उल्टा बातें कर रहा है। जिनकी सोच पुरानी है, जो रूढ़िवादी हैं, वो ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं यहाँ की संस्कृति में बदलाव आए, लेकिन धीरे धीरे आए, अचानक से कोई बदलाव ना लाया जाए, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है, बहुत गूढ़ता है। अगर इसमें अचानक से बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाएंगे तो प्रतिक्रिया होगा, निगेटिव प्रतिक्रिया होगा, जो 1857 में इन्होंने देखा भी। दूसरा क्यों गलत है? रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह 1818 तक आने वाला नया दृष्टिकोण जो है ये भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक नहीं है, बल्कि इन्होंने ही तो निंदा किया सबसे ज़्यादा। इन्हें लगा कि हमारी जो संस्कृति है, जिसमें इतना परिवर्तन हुआ है, जिसमें नई नई बातें हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैकाले बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति के विरोधक हैं, वो आधुनिक हैं। और जो आपका पुराने रूढ़िवादियों में है, उसमें है वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग जो हैं ये चाहते हैं कि भारतीय दर्शन में बहुत ज़्यादा बदलाव ना हो। ये भी चाहते थे कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो उर्दू फारसी में दी जाए, संस्कृत में दी जाए, हिंदी में दी जाए, अंग्रेजी में ना दी जाए। ये वारेन हेस्टिंग इसके पक्षधर हैं, क्योंकि इनकी सोच रूढ़िवादी है कि भारतीयों के दर्शन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहते। लेकिन जो आधुनिक लोग आए वो चाहते हैं कि अमूल चूल परिवर्तन हो, चूँकि भारतीयों का दर्शन बहुत पुराना है, उसमें कमियां हैं, बुराइयां हैं, जिसके सबसे धुर विरोधी या धुर समर्थक कहिए कि मैकाले थे। तो इसलिए दोनों बातें बिल्कुल उल्टा बात कर रही हैं, अब गलत है। याद रखिएगा कि रूढ़िवादी भारतीय दर्शन को पसंद करते थे, उसमें परिवर्तन चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे। और जो नवीन दृष्टिकोण था वो अमूल चूल परिवर्तन चाहता था, और वो भारतीय दर्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसको निम्न कोटि का निकृष्ट और पिछड़ा मानता था। इसलिए दोनों बातें गलत हैं बच्चा लोग। उम्मीद है बात समझ में आया होगा और आप लोगों को समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही है? कौन सी बात है जो सही है? काफ़ी आसान है और आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। अंग्रेजों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। क्या ये बात सही है कि अंग्रेजों ने 1858 की क्रांति के बाद भारत में आधुनिकीकरण की जो नीति है उसको इन्होंने छोड़ दिया था? दूसरा है, 1858 के बाद अंग्रेजों ने जातिवाद तथा संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। और तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं। और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। आप बताएंगे बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बात है जो सही है? और आप सभी को इसका उत्तर पता है। आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने 1858 के बाद भारत का आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया। वो भारत को नया, मॉडर्न, नवीन तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि बस जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ शोषण करो, इनका आधुनिकीकरण करना, इनके अंदर सुधार लाना या इनमें नई नई चीज़ों को तब्दील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपना काम करो, पैसे लूटो और यहाँ से चलते बनो। तो आपका पहला बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है। 1858 यानी कि 57 में जब इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा तो इन्होंने 58 से घोषणा कर दी कि भारतीय धर्म, दर्शन और समाज में अब हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई सुधार नहीं करेंगे, कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग अपने तरीके से रह सकते हैं।
लेकिन यहाँ से इन्होंने एक नई नीति अपनाई, भारतीयों को तोड़ने का, बांटो और राज करो की नीति, जातिवादी और संप्रदायवादी नीतियों को बढ़ावा दिया। और ये जो है बंगाल विभाजन, 1909 का अधिनियम, और इसके बाद ये चीज़ें बढ़ती चली गई और एट लास्ट विभाजन के रूप में ये सामने आई। इतना घातक परिणाम रहा इनकी इस नीति का। इसकी शुरुआत इन्होंने 1858 से किया, जिसका रूप पहला हमने देखा बंगाल विभाजन, दूसरा हमने देखा 1909 का मार्लिमिंटो जो है अधिनियम। उसके बाद ये चीज़ें बढ़ती रहीं, पृथक निर्वाचन, दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था, ये सारी इनकी इसी नीति का जो है देन है। और एट लास्ट इन्होंने भारत को बांट के ही छोड़ा, और जिसकी समस्या आज तक बनी हुई है। तो ये नीतियाँ बच्चा लोग दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बहुत ही दीर्घकालिक परिणाम निकल के आया इनकी इस गंदी नीति का। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज का बेहद आसान क्वेश्चन, लास्ट और आसान यानी कि अंत भला तो सब भला। फटाफट उत्तर दीजिएगा। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? ये तो आप सभी को पता है, और इसका उत्तर तो उम्मीद है कि आप सभी लोग नींद में भी बताएंगे कि कौन है जिन्होंने भारत में सती प्रथा को बैन किया है। क्या ये कैनिंग है, बेंटिंक है, कर्जन है, शोर है? तो निश्चित ही कोई मतलब डाउट होने की कोई संभावना ही नहीं है। सभी को पता है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को बैन किया था। नियम 17 याद रखिएगा, नियम 17 के तहत ये बैन किया गया था। पहले बंगाल में बैन हुआ, फिर धीरे धीरे भारत के बाकी क्षेत्रों में बैन हुआ था। तो याद रखेंगे, नियम 17 1829, विलियम बेंटिक, और प्रयास राजा राम मोहन राय। तो उम्मीद है बच्चा लोग आज का क्लास लेके आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के ज्ञान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई होगी, पिछला पढ़ा हुआ रिवीजन हुआ होगा, और क्लास करके बहुत ही बढ़िया लगा होगा। हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों को हर रोज़ सॉल्व करेंगे। आप लोग अपना कीमती समय बचा के, अपना कीमती नेट बचा करके क्लास में उपस्थित रहें, और क्लास को एंजॉय करें, पढ़ाई करें, बिना टेंशन सारी चीज़ों को सीखें। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, और ढेर सारी पढ़ाई करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।